दोस्तों नमस्कार, मैं आपका साथी लक्ष्मीकांत पंडित और दोस्तों विशेष बातचीत में आज हम आपसे रूबरू करा रहे हैं कि बहुआयामी व्यक्तित्व को। जी हाँ, जो कलाकार भी है, चित्रकार भी है, गायक भी है और बाय प्रोफेशन फ़ोटो जर्नलिस्ट है। जी हाँ, हम ऐसे ही व्यक्तित्व के बारे में बात कर रहे हैं जिनका नाम है दिलीप लोकरे। और दिलीप लोकरे जी इंदौर ही नहीं, प्रदेश नहीं, देश के ख्यातनाम छायाकारों में गिने जाते हैं। तो सर, आपका स्वागत है इस बातचीत में। नमस्ते पंडित जी। मुझसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो लॉकडाउन का ये समय आपके लिए और बाकी सब के लिए भी बड़ा बिल्कुल स्मूथ जाए, आसानी से निकल जाए, यही दुआ करता हूँ। सर, सर्वप्रथम हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी फ़ोटोग्राफ़ी की पत्रकारिता कैसे शुरू हुई और आज जिस मुकाम पर है, आप उस पत्रकारिता को कैसे देखते हैं? फ़ोटो पत्रकारिता, ख़ासकर आपने उस दौर में फ़ोटो पत्रकारिता शुरू करी जब मैनुअल पत्रकारिता होती थी, मैनुअल फ़ोटोग्राफ़ी होती थी और आज आधुनिक इसका स्वरूप सामने आ गया है। तो हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी यात्रा कहाँ से शुरू, कैसे शुरू हुई और आपके अनुभव क्या रहे? आपने पूछा कि मेरी फोटोग्राफी कैसे शुरू हुई और फोटोग्राफी के क्षेत्र में कैसे आया। दरअसल सीधे सीधे फोटोग्राफी के क्षेत्र में मैं पहली बार नहीं आया। मैंने फोटोग्राफी में ही आना चाहता था, ऐसा नहीं था। स्कूल के शुरुआती दिनों में, उन दिनों में बहुत ज़्यादा गाइड करने वाले कोई होते नहीं थे, या हो सकता है कि एक साधारण परिवार का होने की वजह से वहाँ गाइड करने वाला कोई नहीं था। इसलिए एक एक खोज थी, एक शोध के दौर में थे कि क्या करना है, ये करे, वो करे। तो सब कुछ करने लग गए, कभी ये करके देख लिया, कभी वो करके देख लिया, कभी वो करके देख लिया। हाँ, ये ज़रूर है कि रंगमंच और थिएटर में मेरी रुचि बहुत पहले से रही। वो करना चाहता था, लेकिन उसमें पैसे वैसे तो थे नहीं। इंदौर जैसे क्षेत्र में नाटक करने से कोई पैसा नहीं मिलता, और न मिलता था उस समय। तो तब लगा कि क्या करें। और इंदौर में उस वक्त श्री शुभंदु दुबे, जो मेरे बाद में फोटोग्राफी के गुरु भी बने, वो फोटोग्राफी के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा नाम था और बहुत प्रसिद्ध थे वो। उन्होंने मुझे कहा कि फोटोग्राफी सीख लो। नाटक वगैरह करता ही था, तो उन्होंने कहा कि भी बेसिक चीज़ें तो तुम्हें पता ही है कि लाइटिंग कैसी होना चाहिए, कंपोजिंग कैसे होना चाहिए, ये सब चीज़ें तुम्हें पता है, तो फोटोग्राफी को तुम जल्दी सीख लोगे। तो इसलिए फोटोग्राफी सीख ली, उन्हीं से सीखी। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सिखाई, और चूँकि फोटोग्राफी आने लगी तो प्रेस में या आकाशवाणी या टेलीविज़न, यहाँ जाने की इच्छा बहुत थी। जब दैनिक भास्कर शुरू हुआ यहाँ, तो एक अवसर आया, वहाँ से निमंत्रण मिला कि दैनिक भास्कर में काम करना चाहोगे। लेकिन वो निमंत्रण फोटोग्राफी के लिए नहीं था। तब पेपर इंडस्ट्री में एक पेस्टिंग विभाग हुआ करता था, लेआउट डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट कह सकते हैं जिसको। उसमें पेज बनते थे। तो पेज डिज़ाइनिंग और पेज बनाने के लिए मुझे आमंत्रण मिला था कि आप आए, चाहे तो वो उस डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं, वहाँ मौका है। मुझे किसी ऐसे ही क्षेत्र में काम करने की इच्छा थी, चाहे वो आकाशवाणी हो, चाहे दूरदर्शन हो, चाहे अखबार हो, या कोई सामाजिक ऐसा NGO जिसमें कि लोगों से सीधे सीधे जुड़ाव हो सके। तो मुझे लगा मौका अच्छा है, तो मैं दैनिक भास्कर में घुस गया एक तरह से, और उस लेआउट डिपार्टमेंट में काम करने लगा। लगभग 6-7 महीने मैंने दैनिक भास्कर में काम किया। इसी बीच में यहाँ फ्री प्रेस अखबार शुरू हुआ। तो वहाँ पे कुछ जगह थी खाली इसी लेआउट डिपार्टमेंट में, तो मुझे वहाँ बुलाया आया। पैसे कुछ वहाँ ज़्यादा मिल रहे थे, और पैसे का भी अंतर इतना था कि 50 या 60 रुपये ज़्यादा थे दैनिक भास्कर के मुकाबले। लेकिन 50-60 रुपये बहुत मायने रखते थे उस समय, इसलिए मैंने सीधे भास्कर की इस बिल्डिंग से फ्री प्रेस की उस बिल्डिंग में जंप कर लिया। एक गली है, एक बीच में रास्ते का ही अंतर है फ्री प्रेस और भास्कर की बिल्डिंग में। मैंने वो मौका ताड़ा और उधर से उधर चला गया। फ्री प्रेस में काम करते करते वहाँ ज़रूरत थी कुछ मिडवीक नाम की एक मैगजीन निकलती थी वहाँ, साप्ताहिक, जिसमें फ़ोटो बहुत अच्छे छपते थे।
मैं उसमें कुछ फ़ोटो देने लग गया। इसके पहले भी नई दुनिया जैसे अखबारों में मेरे कुछ फ़ोटो छपे हैं, कुछ लेखों के साथ, और ग्रामीण क्षेत्र के कुछ लेखक उसमें रेगुलर लिखते थे, वहाँ मैं फ़ोटो देता था, वो छपते रहे। तो फ्री प्रेस में धीरे-धीरे उस कॉलम में मेरे फ़ोटो छपना शुरू हुए, और उस छपने के दौरान ही वहाँ करीब 3 फ़ोटोग्राफ़र काम छोड़ के चले गए, एक-एक करके। तो मुझे वहीं के एक रिपोर्टर हैं, उन्होंने ऑफ़र दिया कि यार तू ये सब करता ही रहता है, तो फ़ोटोग्राफ़ी क्यों नहीं करना शुरू कर देता यहीं पर, फ़ोटोग्राफ़ी करना शुरू कर दे। बहुत सोचा विचार किया और वहाँ पे फ़ोटोग्राफ़ी शुरू की। उस वक़्त फ्री प्रेस में संपादक श्रवण गर्ग हुआ करते थे, वही मेरे फ़ोटो पत्रकारिता के पहले गुरु भी हैं। उन्होंने कहा कि फ़ोटोग्राफ़ी करने में रुचि है, काम करने में रुचि है, तो सब कुछ आ जाएगा, सब कुछ सीख जाओगे, बस मन में इच्छा हो। मैंने कहा है। तो उनके मार्गदर्शन में फ्री प्रेस में मेरी फ़ोटो पत्रकारिता शुरू हुई। उस वक़्त डिजिटल कैमरे तो होते नहीं थे। लैब में सारा काम होता था, फ़िल्म पे फ़ोटो खींचे जाते थे, फ़िल्म डेवलप की जाती थी, उसके प्रिंट बनते थे, उसके बाद फिर लिथ कैमरे से उस फ़िल्म की फ़ोटो की फ़िल्म बन के उसके बाद वो अखबार में छपता था। बहुत लंबा प्रोसेस था, बहुत लेंदी प्रोसेस था, और मुझे उस क्षेत्र की कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन करने की चूँकि इच्छा थी, गर्ग साहब, एस.आर. सिंह साहब, दीपक शिंदे जी, अभिलाष खांडेकर जी जैसे लोगों का मार्गदर्शन मिला। प्रकाश उपाध्याय मेरे उस समय डिपार्टमेंट के एक एचओडी हुआ करते थे, उन्होंने बहुत सहयोग किया। ऐसे लोगों की मदद से धीरे-धीरे मुश्किलें आसान होती चली गई, और फ़ोटोग्राफ़ी में एक मुकाम हासिल हो गया मुझे। सर इसी से जुड़ा एक सवाल और है कि वर्तमान पत्रकारिता में फ़ोटो जर्नलिस्ट या फ़ोटोग्राफ़ी की कितनी संभावना रह गई है और इसका भविष्य आप क्या देखते हैं? देखिए, पत्रकारिता वर्तमान हो, पहले की हो या बाद में जो भी आएगी, भविष्य में भी पत्रकारिता जब भी होगी, तो फ़ोटोग्राफ़ी की अहमियत बनी हुई थी, बनी हुई है और बनी हुई रहेगी। निर्भर करता है कि काम किस तरह का किया जा रहा है। जो लोग फ़ोटो पत्रकारिता कर रहे हैं, उनका विज़न क्या है, वो कितना सोचते हैं, उनका होमवर्क कैसा है, समाज की गतिविधियाँ और सामाजिक परिस्थितियों को लेकर वो कितने जागरूक हैं, इन सब चीज़ों पे निर्भर करता है। हाँ, ये ज़रूर है कि समय-समय पर कुछ बदलाव आते ज़रूर हैं, लेकिन उन बदलावों के साथ यदि सामंजस्य बिठा लिया जाए तो कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। और फ़ोटोग्राफ़ी की अहमियत हर दौर में बनी रहेगी, इसमें मुझे कोई शंका नहीं है। सर हमने देखा है कि आप चित्रकारी भी कर लेते हैं, कविता भी लिख लेते हैं, अभिनय भी कर लेते हैं और सुमधुर आपकी आवाज़ गायन भी कर लेते हैं। इतनी सब प्रतिभा को आप कैसे संजो के अभी तक रखते आए हैं और ये आपके जीवन में क्या महत्व रखती है? और इसी के साथ हम जानना चाहेंगे कि अभी तक आपकी कितनी फ़िल्में रिलीज़ हो चुकी हैं? खैर विज्ञापन में तो आप दिखते ही रहते हैं, और आपकी अपकमिंग एक्टिविटी जो हमारे दर्शकों को आप बताना चाहें। आपने वैसे भी मेरे परिचय में बहुत कुछ कह दिया, कुछ ज़्यादा ही कह दिया बल्कि। देखिए, सारी कलाएँ कर लेता हूँ या सारी कलाएँ सहेज के कैसे रखता हूँ, ये सब सोचा नहीं कभी। भगवान का बहुत बड़ा उपहार रहा मुझे। ये सारे गुण पैदाइशी है, ये कह सकता हूँ, तो वो ईश्वर से ही मिले। हाँ, ये है कि कुछ मेहनत करके उसको थोड़ा-सा तराशने का काम किया। वो दोस्तों यारों के साथ हुआ, वो उस क्षेत्र के गुरुओं के साथ बैठ के हुआ। ये जिज्ञासा हमेशा रही कि जो कुछ भी देखता था उसमें से कुछ न कुछ सीखने मिले। तो वो सीखने की कोशिश हमेशा करता रहा और वो अभी भी कर रहा हूँ। तो चाहे चित्रकारी करना शुरू की, कार्टूनिंग, मैंने अखबारों में कार्टूनिंग भी किया है। स्वदेश, दैनिक भास्कर, लोटपोट पत्रिका एक उस ज़माने की बड़ी फ़ेमस हुआ, राष्ट्रीय स्तर पे निकलती थी। उसमें मेरे कार्टून भी प्रकाशित हुए हैं। इस्माइल लहरी जी जो भास्कर के कार्टूनिस्ट थे और आज देश ही नहीं विदेश में भी उनका अच्छा खासा नाम है। हम लोगों ने लगभग साथ ही में कार्टूनिंग करना शुरू किया था। वो बाद में उसी क्षेत्र में गंभीरता से आगे बढ़े और मैं फ़ोटोग्राफ़ी की तरफ मुड़ गया। तो कार्टूनिंग की, चित्रकारी की, फिर लगा कि नाटकों में कुछ छोटे-मोटे गाने गाने की ज़रूरत पड़ती थी।
अभिनय करने के दौरान तो मुझे लगा कि अपन थोड़ा बहुत गा भी सकते हैं, तो वो शौक भी पूरा करना शुरू किया। लेकिन ये सभी चीज़ें अपने स्वार्थ सुखाय के लिए करी। जो कुछ भी किया, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे बेहतर लग रहा है, मुझे मज़ा आ रहा है उसमें, इसलिए किया। तो वो लोग दूसरे लोग जब वो चीज़ें देखते थे तो उनको भी उसमें अच्छा लगता था, वो तारीफ़ करते थे। तो हो सकता है कुछ लोगों ने झूठी तारीफ़ भी की हो, लेकिन उस तारीफ़ से हिम्मत बढ़ी, मनोबल बढ़ा और उन कलाओं की ओर थोड़ा-सा और आगे बढ़ने की एक ताकत मिली। सर विगत 2 दिन में भारतीय फिल्म इंडस्ट्री ने 2 बेहतरीन अदाकारों को खोया है और बतौर कलाकार, एक अदाकार होने के नाते आप उन दोनों कलाकारों को किस प्रकार याद करते हैं? और इंदौर में लॉकडाउन अभी चल रहा है, संभव है ये लॉकडाउन आगे बढ़ जाए। इंदौर के आपके प्रिय शहरवासी जो आपको इस समय देख रहे हैं, आपके प्रशंसक जो आपकी राय मानते हैं, आपका सम्मान करते हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, सही कहा आपने कि पिछले दिनों में 2 बहुत बड़े कलाकार हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री के आदरणीय इरफान जी और ऋषि कपूर जी का निधन हुआ। बड़ा नुकसान तो है, क्योंकि किसी भी एक कलाकार को तैयार होने में वर्षों की तपस्या होती है, वर्षों की मेहनत होती है उसके पीछे। तो अचानक और जिस उम्र में ये गए, उस उम्र में चले जाना निराशाजनक तो है, दुखद है। क्योंकि इनमें अभी भी आगे कई वर्षों तक काम करने की कुव्वत थी और वो बहुत अच्छा कुछ काम हमें और दे सकते थे, दिखा सकते थे। लेकिन देखिए, किसी के जाने से दुनिया रुकती नहीं, किसी के आने से दुनिया समृद्ध भले ही होती है। तो इसके पहले भी बहुत बड़े-बड़े कलाकार गए हैं, लेकिन उनका स्थान लेने के लिए दूसरे कोई न कोई कलाकार आए ही हैं और वो क्षेत्र हमेशा समृद्ध रहा। उस जगह की भरपाई बहुत जल्दी हो जाती है। तो मुझे लगता है कि ये भरपाई भी बहुत जल्दी होगी। हाँ, ये बात ज़रूर है कि अमिताभ बच्चन जी को देखकर बहुत प्रेरणा मिलती है और लगता है कि जो भी ये कलाकार कम उम्र में गए हैं, शायद उन्होंने अपने साथ न्याय नहीं किया, अपने शरीर के साथ न्याय नहीं किया। अमिताभ जी जिस तरीके से अभी भी काम कर रहे हैं, इस उम्र में कर रहे हैं, तो उससे लगता है कि इस तरह का जज़्बा होना चाहिए। और वो जज़्बा ही शायद एक ऊर्जा अंदर से देता है कि हमें लगातार काम करने की प्रेरणा मिलती है और हमारे शरीर को भी शक्ति मिलती है, ज़्यादा जीने का एक हौसला मिलता है। लॉकडाउन यदि बढ़ गया तो मुश्किलें तो हैं। अभी तक भी बहुत सारी मुश्किलों का सामना सभी लोगों ने किया है, आगे भी करना होगा। हम आप जैसे लोग तो फिर भी काफ़ी अच्छी परिस्थिति में हैं, तो इसलिए दिक्कत नहीं। लेकिन जो रोज़ कमाकर खाने वाले लोग हैं, उनके लिए बहुत सारी मुश्किलें हैं, वो दिक्कतें हैं। और मुझे लगता है कि सरकार भी इसके बारे में अच्छे से जानती है, उसको लेके चिंतित है। ये ज़रूर है कि उनके प्रयास पूरी तरह से उतने सफल नहीं हो पाते जितने वो चाहते हैं। और इसीलिए सामाजिक संस्थाएं और कई व्यक्ति अपने अपने निजी तौर पर भी उस तरीके से मदद कर रहे हैं कि हर व्यक्ति तक मदद पहुंच जाए, वो भूखा न रहे। क्योंकि मुझे लगता है कि लॉकडाउन यदि बढ़ गया तो मुश्किलें और बढ़ेंगी, एक निराशा बढ़ेगी हर व्यक्ति के मन में। तो वो निराशा बढ़ेगी तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि अपनी रचनात्मक ऊर्जा को बाहर ज़्यादा से ज़्यादा निकालें। कुछ न कुछ ऐसा करते रहें जो आपको बहुत अच्छा लगता है, आपको जिसमें बहुत आनंद आता है, वो सब कुछ करें। उसमें उम्र का बंधन न पालें, उसमें शर्म छोड़ दें, उसमें लाज छोड़ दें। किसी से कोई हिचकने की ज़रूरत नहीं। जो आपको लग रहा है अच्छा, वो सब करो, ताकि आपको एक ऊर्जा मिलती रहेगी, आप में निराशा नहीं आएगी। निराशा नहीं आएगी तो अच्छे से अच्छा समय जल्दी आएगा, बुरा समय कट जाएगा।